लेकिन ये हम लोग को काफ़ी हेल्प करती हैं टू क्या कहते हैं, टू डू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. सही. वी आर गोइंग टू बिगिन with our very first clinical, that is of dehydration. एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे पास जितने भी ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जो कि एक नॉर्मल लैंग्वेज पे बने हुए होते हैं, यहाँ पे जो किसी सेंटेंस के नाम पे नहीं होते, वो डिसऑर्डर अपनी बीमारी बता देते हैं खुद. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिहाइड्रेशन. डी का मतलब नो, यहाँ पे लेस, और हाइड्रेशन का मतलब होता है हाइड्रो से निकली है. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. मतलब मेरे पास बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो गई है. सही. बेसिकली डिहाइड्रेशन के अंदर हमारे पास जो प्लाज्मा ECF होता है, देखो हमारे पास जितना भी बॉडी के अंदर फ्लूइड है ना, वो 2 कंपार्टमेंट्स में होता है. वो ECF में भी होता है, वो ICF में भी होता है. तो मेरे पास जितना भी बॉडी के अंदर प्लाज्मा जो कि ECF में मौजूद है, अगर उसमें कमी आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन. और ये डिहाइड्रेशन होती है, ये हमारे पास 2 तरह की होती है. ये हमारे पास होती है या तो डिहाइड्रेशन विद सॉल्ट या फिर डिहाइड्रेशन विदाउट सॉल्ट. सही है. आपके लेवल पे आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो कि डिहाइड्रेशन विदाउट सॉल्ट होती है, दैट इज कॉल्ड प्योर वाटर डिहाइड्रेशन. और यहाँ पे हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है. हाइपरनेट्रीमिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई. ये देखो हमारे पास जो ECF होता है, हमें पता है ECF के अंदर मेजरली वाटर होता है, और जो सॉल्ट होती है वो होती है सोडियम. ठीक है. लेट्स से मेरे पास एक जगह पे मेरे पास सोडियम है और एक जगह पे वाटर है, और दोनों हमारे पास एक दूसरे को बैलेंस आउट करे. लेट्स से नहीं करते, लेकिन बैलेंस आउट करें. तो अगर इन दोनों में से एक चीज़ चली जाए तो जो अपेरेंट कंसंट्रेशन होगी सोडियम की, जो सोडियम की कंसंट्रेशन होगी या फिर जो सोडियम की अपेरेंट क्वांटिटी होगी, वो ज़्यादा दिखेगी. यही होता है. अगर मेरे पास बॉडी के अंदर जो वाटर और सोडियम साथ मिलके काम कर रहे थे, अगर इन दोनों में से किसी एक कंसंट्रेशन कम हो जाए तो जो दूसरी चीज़ होगी उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखेगी. सही. जैसे अगर मेरी बॉडी के ना ओवर हाइड्रेशन हो जाती है ना, अगर मेरी बॉडी के ना H2O बढ़ जाता है, तो मेरे पास हाइपोऑस्मोलैरिटी हो जाती है, या फिर हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है. वो क्यों होता है? क्योंकि वाटर बढ़ गया, सोडियम उतना ही है लेकिन अब कम दिखता है, या फिर उसका जो इफेक्ट होता है वो कम होता है. ठीक है. तो आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास विदाउट सॉल्ट डिहाइड्रेशन होगी, विदाउट सॉल्ट डिहाइड्रेशन होगी तो हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया दिखेगा, और विद सॉल्ट होगी तो हाइपरनेट्रीमिया नहीं दिखेगा. अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो बायोकेमिकल फाइंडिंग होती है वो ये होता है कि जो पेशेंट का जो यूरिया लेवल होता है और जो क्रेटिनिन लेवल होता है वो हमारे पास बढ़ जाता है. अब ये क्यों बढ़ता है? ये बेसिकली रीनल फिजियो है. मैं आपको अगर बहुत बेसिक सा ओवरव्यू दे दूँ तो हमारी बॉडी को ना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड चाहिए होता है जो कि हर वक्त किडनी को परफ्यूज़ करे. अगर वो ब्लड किडनी को नहीं मिलता तो किडनी की जो फिल्टरिंग एबिलिटी होती है वो गिर जाती है. और अगर किडनी की फिल्टरिंग एबिलिटी गिर जाए तो किडनी सही से चीज़ों को एक्सक्रीट आउट नहीं कर सकती, और किडनी का काम होता है कि वो यूरिया और कैटनिन को बॉडी से बाहर निकाले. ठीक है. अगर किडनी सही से काम नहीं कर रही तो यूरिया और कैटनिन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है. सिमिलरली हमारे पास जो हेमाटोक्रिट होता है, हेमाटोक्रिट लेवल होता है वो बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि हेमाटोक्रिट लेवल हमें बताता है कि प्लाज्मा की बनिस्बत हमारे पास बॉडी के अंदर, हमारे पास ब्लड के अंदर सेल कितने हैं. अगर मेरे पास प्लाज्मा कम हो रहा है तो सेल की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. ठीक है. वही चीज़ जो हमने अभी सोडियम में पढ़ी, एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट. ठीक है. अब जब हमारे पास ये पेशेंट आएगा ना, तो पेशेंट के अंदर 2 आपने कैरेक्टरिस्टिक को आइडेंटिफाई करना है. बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, लेकिन 2 सिम्टम होंगे जो कि आपको इस पेशेंट की रूट कॉज पे ले जाएंगे, दैट इज डिहाइड्रेशन. ये बोलेगा कि सर मेरे जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, ये बोलेगा नहीं, आपको देखेगा इसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगी वो हमारे पास ड्राई हो जाएगी, लेकिन इसकी जो स्किन होगी ये हमारे पास टर्गर होगी. एंड लेट्स से कि हमारे पास ये जो पेशेंट है उसको वाटर ओनली हमारे पास डिहाइड्रेशन भी है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास हाइपरनेट्रीमिक सिम्टम्स भी नज़र पे आएंगे. ठीक है. बट आपने एक बात याद रखनी है, जो मेजरली डिहाइड्रेशन होती है दैट इज़ विद सॉल्ट. ठीक है. ये एक अच्छी बात है. अच्छा, इसके बाद हम लोग अगले क्लिनिकल पे आ जाते हैं, दैट इज़ अवर डायबिटीज़ मेलाइटस. अच्छा, बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटस अगर मैं बहुत जनरली बताऊं तो यार डायबिटीज़ का मतलब होता है हमारे पास किसी भी चीज़ का एक्सेस को हम लोग कहते हैं डायबिटीज़. और मेलाइटस का मतलब ये होता है स्वीट. तो अगर मेरे पास बॉडी के अंदर एक्सेस ऑफ स्वीट है तो मेरे पास डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा.
अच्छा, बेसिकली होता ही है कि यार इसको समझने के लिए ना हम लोग को थोड़ी बहुत बेसिक किसी बायोकेमिस्ट्री आनी चाहिए। देखो मेरे पास ना दो तरह के बॉडी के अंदर, अगर मैं बहुत जनरली क्लासीफाई करूँ तो मेरे पास दो तरह के बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं। एक होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, एक होते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, और एक होते हैं इंसुलिन इंडिपेंडेंट। इंसुलिन इंडिपेंडेंट, अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूं तो यार मेरे पास, अच्छा, हमारे पास बॉडी के अंदर कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं ग्लूकोज के, जिनमें से एक ट्रांसपोर्टर होता है जिसको हम लोग कहते हैं GLUT4, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट, दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट, एंड दिस इज द ओनली ट्रांसपोर्टर दिस दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट। ठीक है, बेसिकली होता ये है कि लेट्स से मेरे पास एक ऑर्गन है, जैसे मेरे पास है मेरा ब्रेन, सही है, ये है मेरे पास मेरा ब्रेन। अब जो मेरे पास मेरा ब्रेन है ना, इसके ऊपर होते हैं GLUT1 और GLUT3 के रिसेप्टर, GLUT1 और GLUT3 के रिसेप्टर। मेरे ब्रेन को जब भी ग्लूकोज की ज़रूरत होगी ना, मेरा ब्रेन ग्लूकोज को डायरेक्टली रिसेप्टर के थ्रू अंदर ले सकता है। ठीक है, लेकिन लेट्स से अगर मैं आपसे बात करूँ, मेरे पास है मेरा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। अब मेरे पास एडिपोज टिश्यू के बाहर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में मौजूद भी होना, ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन में मौजूद भी होना, मेरे पास एडिपोज टिश्यू तब तक ग्लूकोज को नहीं ले सकता जब तक यहाँ पे आके लग जाए GLUT4 का रिसेप्टर, GLUT4 का रिसेप्टर। और ये जो GLUT4 का रिसेप्टर होता है, ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, ये होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं ना, वो लो एनर्जी होते हैं, लेकिन उनका ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होता है। तो ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती कि जब लो एनर्जी है तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा कैसे, तो क्योंकि अगर ग्लूकोज मौजूद है तो एनर्जी तो ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, बेसिकली होता है ये, ग्लूकोज मौजूद बहुत होती है, हाइपरग्लाइसीमिया बहुत होता है, लेकिन इंसुलिन की कमी की वजह से या फिर इंसुलिन की मेल फंक्शन की वजह से हमारे पास वो ग्लूकोज टिश्यूज़ तक पहुंच नहीं पाता। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग जब भी हम लोग डायबिटीज़ की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ की दो टाइप्स हैं, एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। इसका अगर मैं आपको ब्रीफली बता दूं तो टाइप 1 के अंदर ये होता है कि मेरे पास इंसुलिन की प्रोडक्शन के अंदर मसला आ जाता है, प्रोडक्शन के अंदर मसला आ जाता है, और दिस इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ये एक छोटे बच्चे को भी हो सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि 15 साल के बच्चे को भी हो सकती है। जबकि जो टाइप 2 होता है, ये हमारे पास ऐसे होता है कि यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है। यानी मेरे पास जो GLUT4 के रिसेप्टर्स होते हैं ना, जहाँ पे लगने होते हैं, यहाँ पे हमारे पास रिसेप्टर के ऊपर एक रेजिस्टेंस आ जाती है, जिन रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास जो इंसुलिन होता है वो मौजूद तो होता है लेकिन काम नहीं कर पाता। ठीक है, अब जब भी हमारे पास डायबिटीज़ होगा तो हमारे पास डायबिटीज़ के सिम्टम क्या होंगे या फिर हमारे पास पेशेंट आएगा कैसे। आपने याद रखना है कि हमारे पास जब भी डायबिटीज़ का पेशेंट आएगा तो आपको ना दो लफ्ज़ तो दिए हुए ही होंगे, तीन लफ्ज़ तो दिए हुए होंगे, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। इतनी डिटेल में आप लोग को समझने की ज़रूरत है नहीं कि ये क्यों होता है, बस आपने इतना याद रखना है कि क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा है बॉडी के अंदर, तो हमारे पास जो बॉडी है ना वो ट्राई करती है इस ग्लूकोज का एलिमिनेट करने की। तो जब ये बॉडी ट्राई करती है ग्लूकोज को एलिमिनेट करने की, तो ये वाटर के साथ ग्लूकोज को बाइंड करती है और उसके यूरिन के थ्रू निकाल देती है। जब ग्लूकोज ज़्यादा है तो यूरिन भी ज़्यादा पास होगा तो पॉलीयूरिया हो जाएगा। जब यूरिन ज़्यादा पास होगा तो हमारे पास पॉलीडिप्सिया हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पानी की कमी होगी तो हम लोग चाहेंगे कि हमें हमें प्यास ज़्यादा लगेगी, और क्योंकि हमारे पास एनर्जी की कमी है बॉडी के अंदर तो पॉलीफेजिया हो जाएगा। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर योर लेवल। उसके साथ साथ हमारे पास फ्री फैटी एसिड बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारी जो इंसुलिन होता है वो लिपिड की ब्रेक डाउन को इनहिबिट करता है। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी या रेजिस्टेंस हो जाएगी तो हमारे फैटी एसिड आराम से टूटेंगे, कीटोसिस हो जाएगी, कीटो एसिडोसिस हो जाएगी, हमारी बॉडी कीटोन बॉडीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर देगी एज अवर प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अच्छा, इसके टेस्ट होते हैं हमारे पास, HbA1c का टेस्ट होता है, हमारे पास ब्लड शुगर टेस्ट होता है, इसके अंदर दो टेस्ट आते हैं, फास्टिंग आता है और हमारे पास हमारा रैंडम शुगर टेस्ट आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हमारा अगला क्लिनिकल, दैट इज़ लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस के अंदर एज सच कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं होती, बट होता ये है कि हमारे पास जो इंटेस्टाइन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उनमें एक एंजाइम होता है दैट इज़ अवर लैक्टेज का काम होता है कि लैक्टोज को तोड़ता है इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ये लैक्टेज को तोड़ता है इनटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो अगर ये लैक्टेज एंजाइम की कमी हो जाती है ना तो ये लैक्टोज हमारे पास जमा हो जाता है, और जब भी कोई भी चीज़ हमारे पास जमा हो जाती है
तो वो हमारे पास एक मसला करती है। अब ये क्या मसला करती है, ये जो लैक्टोज होता है ना, ये ऐसे का ऐसा कोलॉन के अंदर चले जाता है, विच इज़ अवर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और जब ये कोलॉन के अंदर जाता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरिया होता है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है, अभी इस लैक्टोज को तोड़ते हैं और ये क्या रिलीज़ करते हैं, ये रिलीज़ करते हैं हमारे पास हाइड्रोजन गैस, जो कि बेसिकली हमने देखा है ना ब्लोटिंग करवाती है, या फिर हमारे पास एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी हाइड्रोजन गैस। उसके साथ साथ ये CO2 रिलीज़ करते हैं और ये रिलीज़ करते हैं लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जिन लोगों को हमारे पास क्या कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो जैसे ही मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उनको हमारे पास सीरियस एब्डोमिनल पेन होता है, दैट इज़ ड्यू टू द हाइड्रोजन। एंड एक और बात नोटिस की होगी कि हमारे पास इन पेशेंट्स को योगर्ट खाने में कोई मसला नहीं होता, इन पेशेंट को योगर्ट खाने में कोई मसला नहीं होता, क्योंकि लेकिन योगर्ट के अंदर भी तो मिल्क होता है। बेसिकली योगर्ट के अंदर जो मिल्क होता है ना, वो फर्मेंटेड होता है, और अगर फर्मेंटेड मिल्क हम लोग ले रहे हैं ऑलरेडी, तो बैक्टीरिया क्या ही फर्मेंट करेंगे। इसी वजह से जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, उन लोगों को योगर्ट खाना मना नहीं होता। आपने याद रखना है कि इसका जब भी पेशेंट आएगा तो वो हमारे पास जो कंप्लेन करेगा, दैट विल बी ऑफ ब्लोटिंग, दैट विल बी ऑफ फ्लैटुलेंस का मतलब होता है, और दैट विल बी ऑफ एब्डोमिनल पेन, ठीक है। इसका जो टेस्ट होता है दैट इज़ अवर पॉजिटिव हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल के ऊपर, दैट इज़ म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस। अच्छा यार, ये याद रखना कि इसकी ना हमारे पास फर्दर बहुत सारे टाइप्स होती है, हलर्ट सिंड्रोम होता है वगैरह वगैरह, बट वो सारे हमारे पास लोकोमोटर की बायोकेम में आते हैं। यहाँ पे बस बहुत बेसिक समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो, म्यूकोपॉलीसैकेराइड हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस होते हैं, ठीक है। ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस होते हैं, गैग्स होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर ना डिफरेंट जगहों पे मौजूद होते हैं। ये हमारे पास हमारे साइनोवियल जॉइंट्स में मौजूद होते हैं, और ये साइनोवियल जॉइंट्स में एक एग्जाम्पल दें, हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स में मौजूद होते हैं, ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में मौजूद होते हैं, ये हमारे पास पता नहीं कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, बेसिकली होता ये है कि हमारे पास ये जो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस होते हैं ना, ये हमारे पास नॉर्मली टूट जाते हैं, विद लाइसोसोमल एंजाइम जो कि इनको तोड़ते हैं। अगर किसी वजह से ये हमारे पास नहीं टूट रहे, या फिर इनकम्प्लीट टूट रहे, तो क्या होगा, ये हमारे पास स्टोर होना शुरू हो जाएंगे। और ये कहाँ पे स्टोर होंगे, ये हमारे पास लिवर में स्टोर होंगे, ये हमारे पास स्प्लीन में स्टोर होंगे, ठीक है। तो जब इस लिवर स्प्लीन में स्टोर होंगे तो क्या होगा, ये हमारे पास वहाँ पे एक्यूमुलेट होंगे, और ये करा देंगे हेपेटोस्प्लीनोमेगैली। ये हमारे पास ना, और क्या कराते हैं, देखो जैसे मैंने आपको बोला कि ये हमारे पास साइनोवियल जॉइंट्स में मौजूद होते हैं, ये हमारे पास कार्टिलेजेस में मौजूद होते हैं। तो जब भी किसी भी बंदे को ऐसे एंजाइम की कमी होगी जिनको तोड़ेगा, तो ये उन तमाम जगहों पे स्टोर हो जाएंगे जहाँ पे नॉर्मली फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली मेनली इनका काम होता है स्केलेटन के अंदर, लेकिन ये हमारे पास ब्रेन में भी पाए जाते हैं, ये हमारे पास इवन हार्ट में भी कुछ जगहों पे पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ करते हैं। तो जो पेशेंट होगा, जो आपके पास आएगा, उसके पास उसकी जो फिजिकल फीचर्स होंगे वो ऐसे होंगे कि उसका स्केलेटन डिफॉर्म्ड होगा, उसके अंदर हमारा मेंटल रिटार्डेशन होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन में भी पाए जाते हैं। उसकी हेपेटोस्प्लीनोमेगैली होगी, क्योंकि ये यहाँ पे जमा हो जाएंगे, ठीक है। सो फिलवक्त आपको म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस के बारे में इतना मालूम होना चाहिए कि ये हमारे पास क्यों होता है, क्योंकि इनको काटने वाले जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो कम होते हैं। तो उनके कम होने की वजह से या फिर इनके पार्शियल डिग्रेडेशन की वजह से ये हमारे पास एबनॉर्मल तरीके से स्टोर हो जाते हैं। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर व्हाट यू नीड टू नो राइट नाउ। बट लोकोमोटर के अंदर इसकी काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि हलर सिंड्रोम क्या होता है, हमारे पास बाकी डिफरेंट सिंड्रोम्स कौन से होते हैं इसके रिलेटेड। फिर हम लोग आ जाते हैं अबाउट एथेरोस्क्लेरोसिस। अच्छा, ये ना सबसे ज़्यादा ओबीस लोगों में होता है, और ये उन लोगों में होता है जिनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हमें एक बहुत जनरल सी बात पता है कि हमारी बॉडी के अंदर 3 तरह के मेनली VLDL भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती है, लेकिन हमारे पास 3 तरह की चीज़ें जिनको हम लोग बहुत देखते हैं। वो एक कोलेस्ट्रॉल, एक होता है हमारे पास LDL, और एक होता है हमारे पास HDL। जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल LDL हमारे पास तकरीबन बुरे होते हैं, और जो HDL होता है वो हमारे पास अच्छा होता है। जो LDL होता है वो हमेशा बुरा होता है, कोलेस्ट्रॉल हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन जो HDL होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे मेरे पास या तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए, या फिर LDL का लेवल बढ़ जाए, या फिर HDL का लेवल कम हो जाए, मुझे हो सकता है एथेरोस्क्लेरोसिस।
बेसिकली होता ये है कि जब मेरे पास लिपिड एक्यूमुलेट होता है ना, तो होता ये कि लेट्स से ये मेरे पास मेरी एक आर्टरी है, दिस इज़ वेरी कॉमन इन कोरोनरी आर्टरी बाय द वे। तो ये मेरे पास मेरी आर्टरी है, तब क्या होगा, ये जो लिपिड होगा ना ये प्लेक फॉर्म करेगा इन आर्टरीज, ठीक है, ये मेरे पास एक प्लेक है। अब होगा ये कि इस प्लेक के ऊपर ना ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ये जो प्लेक होगा ये हम लोग कहते हैं ये एक एलडीएल का प्लेक होता है, तो ये मेरे पास ना ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा ना तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीडाइज एलडीएल होगा ना ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास मैक्रोफेजेस को, जितने भी हमारे बॉडी के जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना, ये उनको ट्रिगर करेगा कि भैया हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, आप आओ और इस चीज़ को मार के ले जाओ। तो जो मैक्रोफेजेस होंगे ये यहाँ पे आएंगे और ये इसको मारेंगे, और इसके ऊपर ये क्या कर देंगे, ये एक फोमी वाइट फोम तरीके की चीज़ बना देंगे जिसको हम लोग कहते हैं वाइट फोम, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। हमारे पास एलडीएल एक आर्टरी के अंदर जमा हुआ, उस एलडीएल को की होगी ऑक्सीडेशन को देख के मैक्रोफेजेस आए, उन्होंने इस एलडीएल को मारा और फोम सेल बना दिया। अब देखो क्या होगा कि जो फोम सेल होंगे ना ये क्या करेंगे, यहाँ पे जमा हो जाएंगे और ये आर्टरी को ब्लॉक करेंगे। तो बेसिकली जो ब्लड पूरा इस आर्टरी से मूव कर रहा था वो यहाँ पे रुकेगा। अब जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल जमा होगा उतना ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा और इवेंचुअली हो सकता है कि आर्टरी को पूरा क्लॉक कर दे, ठीक है। दिस इज़ वन कंडीशन। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये हमारे पास फोम बना ये टूट के, सॉरी इसको काली से बना देते, ये जो हमारे पास फोम बना ये टूट के आर्टरी के अंदर चले जाए। और देखो लेट्स से कि मेरे पास ये आर्टरी तो बड़ी है और ये आर्टरी बेयर कर सकती है कि इसके अंदर एक छोटा सा थ्रोम्बस एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर एक आर्टरी जो कि इस आर्टरी से ज्वाइन हो आगे जाके वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हो, तो क्या होगा, ये थ्रोम्बस यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जाके स्टक हो जाएगा। लेकिन जिस आर्टरी के अंदर ये जाके फंस गया, अब वो आर्टरी इतनी बड़ी नहीं थी तो उसने उस जगह का ब्लड सप्लाई को रोक दिया। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स ऑफ हार्ट अटैक, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन्स ऑफ हार्ट अटैक। तभी हम लोग कहते हैं कि जो ओबीस लोग होते हैं उनके अंदर हार्ट अटैक की चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जो प्लेक फॉर्मेशन होती है वो इवेंचुअली एथेरोस्क्लेरोसिस कराती है और वो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से इवेंचुअली हार्ट अटैक हो जाता है। तभी मैंने आपको कहा कि दिस इज़ वेरी कॉमन इन कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वाशोर्कर और मेरिस्मस के अंदर। हम लोग ब्रीफ से ओवरव्यू ले रहे हैं तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रही होंगी ऊपर से चीज़ें। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी बायोकेमिस्ट्री की जो फंडामेंटल्स हो वो थोड़ी क्लियर हो। अच्छा, इनकी ना बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा जो आपके रिलेटेड होंगे, ठीक है, यानी वो आपको डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हेल्प करेंगे। ठीक, अच्छा, जब मैं बात करूँगा क्वाशोर्कर की और जब मैं बात करूँगा मेरिस्मस की, आपको बात मालूम होनी चाहिए कि दोनों ही एक तरह की माल न्यूट्रिशन है। अब बात यह है कि मेरिस्मस के अंदर क्या होता है, मेरिस्मस के अंदर ना हमारे पास जनरलाइज माल न्यूट्रिशन होती है। इसका मतलब यह है मेरे पास हर तरह का जो न्यूट्रिएंट है वो कम है, हर तरह का जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है मेरे पास बॉडी के अंदर जो कि चाहिए वो कम है। जबकि यहाँ पे ना हमारे पास प्रोटीन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने जिस तरह से याद किया था, अ वेरी डम आइडिया, बट मैंने इसको याद किया था क्वाशोर्कर को यॉर्कर से, और मैंने कहा था कि क्योंकि यॉर्कर करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत है, मसल की ज़रूरत है, और मसल होता है प्रोटीन, तो जिस बंदे को क्वाशोर्कर होगा वो यॉर्कर नहीं मार पाएगा। दैट्स अ वेरी डम आइडियोलॉजी, बट मेरे लिए ये काम कर देगी। तो आप लोगों को भी मैंने बता दी, हो सकता है आप लोगों का काम है। तो अगर किसी बंदे को जनरलाइज माल न्यूट्रिशन है और अगर किसी बंदे को प्रोटीन की माल न्यूट्रिशन है तो क्या फ़र्क होगा। हमें पता है प्रोटीन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जो कि सबसे ज़्यादा मौजूद होता है, दैट इज़ अवर प्लाज्मा एल्ब्यूमिन। और ये क्या करता है, ये हमारे पास प्लाज्मा एल्ब्यूमिन ना अपने साथ वाटर को चिपका के रखता है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कहते हैं जो प्लाज्मा एल्ब्यूमिन होता है ना, ये हमारे पास बॉडी के अंदर ECF की जो बेसिकली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसको कंट्रोल करता है। अगर मेरे पास प्लाज्मा एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी तो मेरे पास ये जो वाटर होगा ना ये फ्री हो जाएगा, मेरे पास ये जो वाटर होगा ना बॉडी के अंदर ऐसे मूव करेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग कहते हैं कि बॉडी के अंदर एडिमा हो जाएगा। सही है।
तो हम लोग कहते हैं कि जिस भी बंदे को क्वाशियोकर होगा ना उसके अंदर एक बहुत कॉमन चीज़ हमें दिखेगी कि उसके अंदर एडिमा हो जाएगा। अब ये क्वाशियोकर हमें बहुत वजह से हो सकता है, इम्पेयर्ड प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। अब यहाँ पे ना हमारे पास जो पेशेंट होगा उसके बॉडी के अंदर फैट मौजूद होगा, उस बॉडी के अंदर फैट मौजूद होगा। क्यों? क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की कमी, इसको फैट की कमी नहीं है। जबकि ऐसा पेशेंट जिसको मेरेस्मस होगा ना, इसके अंदर प्रोटीन की भी कमी है, इसके अंदर फैट की भी कमी है, इसके अंदर प्रोटीन की भी कमी है, इसके अंदर फैट की भी कमी है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है। तो यहाँ पे एडिमा नहीं होगा। सही। बाकी हमारे पास ये हमारे पास क्या कहते हैं, यंग एज में होता है, ये हमारे पास ओल्डर एज में होता है, वगैरह वगैरह। बट हम लोगों को जो मेन बात याद रखनी है, हमें मेन बात ये याद रखनी है कि क्वाशियोकर के अंदर एडिमा होता है और यहाँ पे हमारे पास एडिमा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे एक जनरलाइज्ड हमारे पास डेफिशिएंसी है, जबकि यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन स्पेसिफिक डेफिशिएंसी है। और प्रोटीन का काम क्या था? प्रोटीन का काम था कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर ECF को कंट्रोल करना और हमारे पास सब चीज़ें लेके चलना। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, तो दिस इज़ प्रीटी मच इट विच यू नीड टू नो फॉर दिस मॉड्यूल स्पेसिफिकली। और इसके बाद जितने भी हमारे पास टॉपिक्स होंगे वो हम लोग अलग अलग मॉड्यूल के अंदर कवर करते जाएंगे, जो कि लोकोमोटर वगैरह है। ठीक है, होपफुली समझ में आया होगा। कहीं पे इशू है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं।